शक्तिमान सुना, सुपरमैन सुना, ये एम्बुलेंस मैन की क्या कहानी है सर? कुछ पेशेंट को लेके जाना होता है तो एम्बुलेंस ढूंढो करो, क्यों ना एम्बुलेंस ही साथ रखी जाए हमेशा। अच्छा। तो मैं तुरंत से गाड़ी में उठाता हूँ और ले जाता हूँ। सैकड़ों लोगों की जान बची है उससे, सैकड़ों लोगों की। मैंने लाशें उठा उठा के लोगों के घर पहुँचाई। झगड़े हुए, मेरे ऊपर 11 FIR हुई। एक नहीं दो नहीं, 11 FIR मेरे ऊपर हुई। मैंने कहा कर लो, कोई बात नहीं। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं भारत की कि हम बहुत विकसित देश बनने वाले हैं, कुछ ऐसी अनहोनी हमारे साथ होती है। क्या हम अभी भी तैयार हैं? क्या लोग अभी भी तैयार हैं? दिल्ली के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में मॉर्चरी नहीं है। सुनने की बात है, ये 2-3-4 बड़े 5 स्टार वाले छोड़ दीजिए आप। भयंकर तरीका है, भयंकर तरीके से होगा जो यहाँ पे होगा। वो तो बड़े संपन्न देश थे। मैं सेवा करता था तो शंटी ठीक है, लाशें उठा रहा है शंटी ठीक है, कोविड में काम किया शंटी ठीक है। जैसे ही शंटी इलेक्शन में खड़ा हुआ खालिस्तानी हो गया है। उन्होंने सरेआम बोला, मतलब इस चीज को देख के 8 फरवरी को चुनाव हारा हूं, 9 फरवरी को मैंने 13 डेड बॉडी उठाई है। भारत में आपने देखा होगा हिमाचल की बसों के ऊपर लिख दिया जाता है, फोटो चिपका दी जाती है। अभी हिमाचल की बसों पे फोटोएं लगाना, झंडे लगाना, खालिस्तान जिंदाबाद लिख देना, ये क्या कर रहा है? कौन करा रहा है? एजेंसियां करा रही हैं, ISI जैसी एजेंसियां। पाकिस्तान चाहता यही है। पगड़ी पहन के और केसाधारी अपने आप को दिखा के, और वो सिख होने के बाद अपने आप को फादर कह रहे हैं, गले में क्रॉस टांगा हुआ है। अरे यार, कितनी मुश्किल के साथ ये पगड़ी मिली है। कुर्बानियों के बाद 4 साहिबजादे, अपने पिता, अपने आप को जिन्होंने कुर्बान कर दिया। 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ तभी गोविंद सिंह नाम का। वो 84 का जो कत्लेआम था, उसको लोग जब दंगा कहते हैं ना, मुझे दर्द होता है अंदर यहाँ पे। यार, तुमने घरों से सोए पड़े बच्चों को निकाल के आपने उनके तेल डाल के, मिट्टी का टायर डाल के गले में जला दिया। दंगा है। नमस्कार, द रॉ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट में आपको कई हस्तियां मिली होंगी जिन्होंने अपने व्यूज शेयर किए। आज एक स्पेशल गेस्ट हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि है पद्मश्री। एम्बुलेंस मैन के नाम से भी जाना जाता है इनको। आप पहचान गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम वेलकम करते हैं जितेंद्र सिंह शंटी जी का। नमस्कार सर, हमारे शो में, इस द रॉ पॉडकास्ट में। सर, पहला सवाल यह है कि हमने शक्तिमान सुना, सुपरमैन सुना, ये एम्बुलेंस मैन की क्या कहानी है सर? जैसा काम वैसा नाम जी। जब 95 से लगातार मैं जब शुरू किया शहीद भगत सिंह सेवा दल, तो मुझे लगा कुछ पेशेंट को लेके जाना होता है तो एम्बुलेंस ढूंढो करो, क्यों ना एम्बुलेंस ही साथ रखी जाए हमेशा। अच्छा। और रास्ते चलते लोग मिल जाते हैं मुझे। हाँ। कोई एक्सीडेंट केस है, कोई डेथ केस है, कोई हिट कर गया किसी को, वैसे गिर गया, मरीज है, हार्ट पेशेंट है, तो मैं तुरंत से गाड़ी में उठाता हूँ और ले जाता हूँ। सैकड़ों लोगों की जान बची है उससे, सैकड़ों लोगों की। मैं घबराता नहीं हूँ, अपना नाम देता हूँ, एड्रेस देता हूँ, उनको छोड़ के आता हूँ जाके वहाँ पर, बच जाते हैं वो। इसलिए एम्बुलेंस में चलने की आदत पड़ गई। लोग मुझे एम्बुलेंस मैन कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं आज भी एम्बुलेंस में आया हूँ। मैं कभी भी एम्बुलेंस, हर समय एम्बुलेंस में चलता हूँ। जी, जो आपकी कुछ कहानियां जो सबने सुनी कोविड के टाइम पे सर, वो टाइम हम लोग नहीं भूल पाते, जो सबने देखा। कितनी जिंदगियां गई, कितने अपने परिवार वालों ने अपने को खोया है। उसमें भी सर आप डटे रहे, हमने वो देखे वीडियोस मास्क पहन के। वो कैसा दौर था सर, वो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था, वो एक बुरा सपना है सबके लिए। कहर था जी वो तो। मतलब मैं सच बोलूं, कई चेहरे देखने को मिले। एक तो जो माँ बाप अपनी औलाद के ऊपर गर्व करते हैं, और करना भी चाहिए। बिल्कुल। किस लिए इंसान करता है? बच्चे पैदा करता है, और बच्चों को पालने के लिए क्या नहीं करता है इंसान। झूठ बोलता है, चोरी चकारी करता है, कई कुछ करता है, और उन बच्चों ने हाथ लगाने से मना कर दिया। बहुत जगह ऐसे हुआ कि मुझे फोन आते थे कि हमारे पापा की डेड बॉडी घर पे पड़ी है, आप उठा लाइए जाके। तो मैंने कहा आप क्यों नहीं आ रहे? कोई कहता था मुझे बुखार है, कोई कहता था मुझे डर लगता है। बाद में सारे आ गए वो डेड बॉडी की रसीद लेने के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी उसी से मिल रही थी ना। पापा से डर लगता था, उनकी प्रॉपर्टी से डर नहीं लगा। बाप की लाश से, पड़ी हुई लाश से लोगों ने उनकी जेब में से चाबियां निकलवाई, अंगूठे निकाले, लगाए अंगूठे ऐसे कागजों पे। और क्या बताऊं, कोई अंगूठी उतार रहा है, कोई वालियां उतार रहा है माँ के। मेरे वीडियो है, मेरे पास वीडियो है उसकी। आप सुनेंगे, देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। मैंने लाइव देखा एकदम से। और मैं समझता हूँ ये
ग्रंथों में लिखा हुआ है 500 साल पहले, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से ही सब लागे क्या दारा क्या मीत। सब अपने सुखों को लगे हुए। इस कोरोना में पहला रूप तो ये देखा मैंने। दूसरा देखा मैंने अच्छे लोगों का। वो लोग जो समाज में सिर्फ धार्मिक काम करते थे या सामाजिक करते थे। अब जैसे मेरे यहाँ लकड़ी खत्म हो गई शमशान घाट में, और मैं बड़ा परेशान यार, 65 डेड बॉडी पड़ी है और सुबह क्या जवाब देंगे, रात के 12-1 बज गया, 6 बजे फिर जलाना शुरू करेंगे। तो मैंने एक वीडियो बनाई, दिखाया है मेरा बॉडीज पड़ी हैं पर लकड़ी नहीं है, लकड़ी वाली जगह मैंने खाली दिखा दी। और वहाँ भोले शंकर जी की मूर्ति लगी होती है और यार शिव जी की, सामने मंदिर भी था, गुरुद्वारा भी था। मैंने ऐसा किया है, परमात्मा अगर तू है तो कुछ कर। सुबह 5-5:30 बजे मुझे एक फ़ोन आता है, किशन टी जी आपका हमने एक को देखा रिक्वेस्ट कि आपको लकड़ी चाहिए शमशान घाट के। मैंने कहा जी बिल्कुल चाहिए। कहने लगे जी 8 बजे तक आपके पास 2-3 ट्रक आ जाएंगे, हमने इंतज़ाम कर दिया और हम आपको 1000 टन लकड़ी इकट्ठी करके देंगे हफ्ते 10 दिन के अंदर। मैंने कहा जी कौन बोल रहे हैं? कहने लगे मैं राजू चड्ढा बोल रहा हूँ, वेव सिटी के मालिक हैं वो। ऐसे ऐसे लोग भी ईश्वरीय रूप में आए ना ये सामने उस समय। कोई पानी पिला रहा है, कोई प्रवासियों को कपड़े दे रहा है, कोई चप्पलें दे रहा है, कोई दवाइयों का लंगर लगा रहा है। ये दूसरा रूप देखा। अब तीसरा रूप जो देखा वो बड़ा भयानक था जी। ये 4 लोग आपस में मिल गए, फार्मा कंपनी वाले, लेबोरेटरी वाले, इंश्योरेंस कंपनी वाले और हॉस्पिटल वाले। देखिए डॉक्टर नर्सेज ये तो भगवान का रूप है, बहुत सेवा करिए ना, लेकिन जो हॉस्पिटल है ये तो इंडस्ट्री का काम कर रहे थे। ये जिस बीमारी का इलाज नहीं, 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए बिल, और लाशें नहीं दी इन्होंने लाशें देने से मना कर दिया। भाई साहब, लोगों के घर बिके। और मैं हैरान हूं कि सभी हॉस्पिटल में नोडल ऑफिसर बैठे हुए थे, एक हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। एक मैंने लाशें उठा उठा के लोगों के घर पहुंचाई, झगड़े हुए, मेरे ऊपर 11 एफआईआर हुई। एक नहीं, 2 नहीं, 11 एफआईआर मेरे ऊपर हुई। मैंने कहा कर लो, कोई बात नहीं, मैं जो कर रहा हूँ मेरा दिल कहता है मैं ठीक कर रहा हूँ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ मुझे जेल भेज दो आप। लेकिन मैंने लोगों की लाशें उठाई, किसी का 30 लाख बिल था, किसी का 40 लाख था। तो मैंने सारे रूप देखे हैं जी, अच्छाई का भी, कहर का भी। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो दिल्ली में 2,000 वाला इंजेक्शन 2 लाख का किसने बेचा जी? बिका कि नहीं बिका? दिल्ली के अंदर 50,000 की एम्बुलेंस मिली कि नहीं मिली लोगों को? ऑक्सीजन सिलेंडर 50,000 का मिला कि नहीं मिला? बताइए मुझे आप। और इवन लोगों ने तो पैकेज शमशान घाट के कर दिए, लाख लाख रुपए में संस्कार। यार ये क्या था? ये भी तो सब देख के आ गए हम कहाँ खड़े हैं उस समय। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अभी तो सर ये इस जो महामारी आई इसको कम से कम 2 साल तो हो गए हुए। 2 साल तो हो गए होंगे, 2-4 साल इनको हो गए इस महामारी। 4था साल है इन सबको देखे हुए, हम वापस बैक टू ट्रैक हैं। बट सर अगर ये दोबारा से कभी कुछ ऐसा होता है, कुछ डिजास्टर, जैसे अभी अब अर्थक्वेक्स है, अभी आपने देखा म्यांमार, एक रीसेंट एग्जांपल हमारे सामने है कि वहाँ पे एक अर्थक्वेक आता है और हजारों जो हैं लाशें बिछ जाती हैं। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं भारत की कि हम बहुत विकसित देश बनने वाले हैं। क्या हम अभी भी तैयार हैं? कुछ ऐसी अनहोनी हमारे साथ होती है, क्या हम अभी भी तैयार हैं? क्या लोग अभी भी तैयार हैं? भयंकर तरीके से होगा जो यहाँ पे होगा। वो तो बड़े संपन्न देश थे जहाँ हुआ है, सारे साधन थे उनके पास। हम कहाँ खड़े हैं? एक हॉस्पिटल, जीटीबी हॉस्पिटल है मेरे क्षेत्र में, 25 वेंटिलेटर हैं, एक ऑपरेटर नहीं है। हमारे यहाँ कुछ नहीं है आज भी। किसी भी हॉस्पिटल में, जो मैं बताने जा रहा हूँ या ऑनलाइन बता रहा हूँ मैं, दिल्ली के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में मॉर्चरी नहीं है। सुनने की बात है, ये 2-3-4 बड़े 5 स्टार वाले छोड़ दीजिए आप, दिल्ली में 1000 हॉस्पिटल है। कम हो सकता है, मैं कम कह रहा हूँ, गली गली में हॉस्पिटल है, 50 कमरे का, 50 बेड का, 100 बेड का। बिल ले लेंगे 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, लेकिन कोई मौत होगी तो रात को 2 बजे बोलेंगे गाड़ी, डेड बॉडी ले जाइए, अपनी गाड़ी लेके आइए। और कहाँ से लाएगा जी गाड़ी? एम्बुलेंस करेंगे, 10,000 की एम्बुलेंस मिलेगी। रात को रखेंगे कहाँ? बेचारे 4थी मंजिल पे रहते हैं, लाश को कैसे लेके जाएंगे ऊपर? तो जो हॉस्पिटल इतने लाखों रुपए ले रहा है, वो एक कमरा नहीं बना सकता वो मोर्चरी का? अगले दिन दे दे बॉडी उसकी, घर पहुँचाए उसे डिग्निटी के साथ। जैसे लाते हो एम्बुलेंस पे,
डेड बॉडी क्यों नहीं छोड़ के आते आप? फिर हम वहीं खड़े हैं, शायद और पीछे गए होंगे, क्योंकि जिन्होंने फायदे उठाने थे कोविड में उठा लिए, साधन कहीं नहीं बने हैं। मैं फिर बता रहा हूँ आपको। पर बातें तो बहुत सारी हुई कि हम ये हॉस्पिटल खोल रहे हैं, इतने हम तैयार हैं, अब हम ऑक्सीजन प्लांट्स लगा रहे हैं कि हम तैयार हैं, मास्क की बात हुई, मास्क के बिजनेस हुए, सैनिटाइजर के बिजनेस हुए। जिसके पास एक हॉस्पिटल था 5 स्टार, 15 है आज दिल्ली के अंदर, उसके पैसे बड़े कमा लिए उन्होंने। कहाँ खर्च कर रहे हैं? जमीनें लिए जा रहे हैं, वो हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, वो कमाई इतनी आ गई उनके पास। टारगेट था उनका, आर के पुरम में एक हॉस्पिटल है, आई थिंक 1000 बेड का होगा, उनका टारगेट था भी किसी का भी 25 लाख से कम नहीं बनना चाहिए, नहीं मरता तब भी लटका दो उसको, और वेंटिलेटर में पड़ा तो पड़ा रहने दो 15 दिन के लिए। लोग डर के हमारे अंदर ही नहीं घुस रहे थे। इसलिए आज भी हम वहीं खड़े हैं। मैं आपको दिल्ली का एक सिनेरियो बताता हूँ जी। मैं खुद डिजास्टर का स्टूडेंट हूँ, मेरा बेटा मास्टर करके आया लंदन से, इसी में डिजास्टर मैनेजमेंट में, जोजीत। उसमें क्वेश्चन आया था हमें कि दिल्ली में चांदनी चौक में अगर भूचाल आ जाए तो आप गलियों से लोगों को कैसे बचाओगे? इसका आंसर लिखना था। तो मेरा आंसर क्या था मालूम है? एक नहीं बचेगा। मुझे बुलाया उन्होंने, ये क्या लिखा तुमने? मुझे यहाँ जी हाँ। मैं कहा 3 फुट की गली में ना एम्बुलेंस जा सकती है, और दूसरी बात है जब भूचाल आ गया तो सब गिर गया, ना स्ट्रेचर जा सकते हैं अंदर, कैसे लेके आओगे बाहर किसी को? सबको आप हेलीकॉप्टर से निकालोगे क्या? कितने लोगों को निकाल लोगे? बिल्डिंग तो गिर गई। हमारा गांधीनगर देख लीजिए आप, बिल्कुल खादर पे बना हुआ है जी। वहाँ तो एक बिल्डिंग गिरी थी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो आज 20 साल होने वाला, 18 साल, वो भी खादर पे थी, 4 मंजिली बिल्डिंग थी, 300 लोग रहते थे उसमें किराए पे, एक ही कमरे में 15-15, 20-20 पूर्वांचल के लोग थे। बाई चांस छठ पूजा की वजह से 150 ही रहे होंगे, उसमें बाकी चले गए थे। और अब कमाल की बात देखिए, बिल्डिंग गिरी कैसे? उनके सामने ठीक सफेदे के पेड़ लगे थे 70-70 फुट के, आंधी आती है, एक पेड़ गिरता है, और पेड़ गिरने से ही बिल्डिंग गिर गई। एक पेड़ गिरने से, पेड़ बिल्डिंग पे नहीं गिरा, जमीन पे गिरा, लेकिन वो बिल्डिंग गिर गई। जो उसकी टीम बनी थी, उसमें लोग कितने मरे? उसमें 102 लोग दब के मर गए अंदर। हम सारी रात लगे रहे, लाशें 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 निकालते रहे। उसकी फिर एक टीम बनी थी, यहाँ जो डीएम साहब थे सुरेंद्र जी, उन्होंने मेरे को इस टीम में डाला था कि पता किया जाए बिल्डिंग गिरी कैसे। तो क्या निकल गया है कि एक तो खादर में थी, सामने यमुना नदी है, इधर ये बिल्डिंग है, उसकी स्टिल पार्किंग में, बेसमेंट में, सेमी बेसमेंट में आइसक्रीम की फैक्ट्री थी। आइसक्रीम जमाने के लिए नमक रखते थे, नमक के कट्टे रखे थे, सारी उसकी बेसमेंट गल चुकी थी, दम नहीं था, बिल्डिंग गिर गई। तो ऐसा दिल्ली में जगह जगह है जी। सच बोलूँ मैं आपको, मैं बाकी सिटी को भी लूँगा, कोलकाता भी ले सकते हैं, पुराना मुंबई ले सकते हैं, हम बहुत दूर है, बहुत दूर है। हमारे पास ना क्रेनें हैं। मैं आपको अपने घर का एग्जांपल देता हूँ। मेरा सका भांजा कार में खड़ा था, ऊपर ट्रक पलट गया आगे, वो खड़ा है, किसी की वेट कर रहा है, ट्रक पलट जाता है ऊपर आगे। आप बिलीव करेंगे 1.5 घंटे तक हमें क्रेन नहीं मिली, 1.5 घंटे तक क्रेन नहीं मिली। एक क्रेन आई, उठाने लगी तो क्रेन टूट गई, दूसरी क्रेन आई, वो भी छोटी छोटी क्रेन थी, फिर मेट्रो की क्रेन लेके आए कहीं से जाके, उसने उठाया जाके। मतलब ये दिल्ली की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो अगर कहीं परमात्मा ना करे ऐसा भूचाल आ जाए 7.7 का, और जबरदस्त है ये, तो हिला के रख देगा। अभी थोड़े दिन पहले 4 पॉइंट समथिंग आया था, तो हम हिल गए थे एक बार दिल्ली वाले। 7.7 में तो कुछ मिलेगा नहीं, ढूंढे से नहीं मिलेगा आपको। तो चंडी जी, जहाँ से आपने बोला कि हॉस्पिटलों ने बहुत कमाई, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ एक आम आदमी के नाते, कि हमारी एक उम्मीद होती है कि अगर हमको बचना है तो हम हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, डॉक्टर की तरफ भागते हैं, बट वो सुविधा, वो फैसिलिटी नहीं मिलती, सिर्फ बिल पे करने को मिलता है कि आप ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो। इस पे अभी तक सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया कि इतने बिल्स बन जाते हैं और अभी भी मेरे को नहीं लगता कि बीमारी का इलाज हम लोग ढूंढ पाए। हम कैंसर की बात करें या किसी ट्रांसप्लांट की बात करें, एक आम आदमी के लिए तो संभव नहीं है सर। इसके ऊपर फैसले आए हैं, चार्टर आया है, राइट टू पेशेंट, राइट टू डेड बॉडी। उसका प्रसार नहीं हुआ, प्रचार भी नहीं हुआ, प्रसार भी नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि मैं NHRC के एक कोर ग्रुप था, एक NGO डिफेंडर्स का, मैं उसमें मेंबर था। ये बात मैंने रखी थी, अरुण मिश्रा जी रिटायर्ड चीफ जस्टिस हमारे चेयरमैन थे, कि क्यों ना
क्यों ना ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर अफेयर की जाए कि जो पहले बिल लेने के चक्कर में बंदा मारते हैं, मरा हुआ बंदा 15-15 दिन रखते हैं और मरने के बाद फिर लाश नहीं देते हैं, उसके पैसे मांगते हैं। तो उसके ऊपर एक चार्टर निकला, फिर सबको ऑर्डर हुए, मेरे पास कॉपी है उसकी, कि कोई भी हॉस्पिटल, जो आपके पॉडकास्ट देख रहे हैं सबको पता होना चाहिए, मैंने आज भी एक बॉडी दिलाई है वेदांता से, आज भी दिलाई है मैंने। अच्छा। 18 लाख रुपए मैंने आज भी छुड़वाया है। कानून ये कहता है कि वो 1 घंटा भी डेड बॉडी नहीं रोक सकते। अच्छा, ये कानून कहता है? कानून कहता है ये, हमारे देश का कानून है। चाहे उसके पास पैसे ना हो, पैसे नहीं होंगे, अंडरटेकिंग साइन करेगा, बॉडी ले जाएगा। वो लाश को एक घंटा नहीं रोक सकते हैं, लेकिन लोगों में पता नहीं है, जागरूकता नहीं है, बताते नहीं है। वो कायदे से उनको लिख के लगाना चाहिए, बाकी तो सब लिख के लगाते हैं ना। हाँ। इतने पैसे मिले, इसके इतने पैसे लगेंगे, इसके इतने लगेंगे, टीपीए कैसे होगा, फला। अब इसमें बड़ी तगड़ी मिलावट देखिए। कोविड में क्या हुआ, पहले कोविड में इन्होंने एक प्रचार किया एक इंश्योरेंस कंपनी ने कि सिर्फ 30,000 रुपया दीजिए और 5 लाख की इंश्योरेंस। ठीक। एक ई रिक्शा वाले ने करा ली, उत्तम नगर रहता है, उत्तम नगर में रहते थे, ई रिक्शा चलाते थे, उनको कोविड हो गया। वो 5 लाख की इंश्योरेंस लेके हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। उत्तम नगर मेन रोड में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 2 हॉस्पिटल आमने सामने। 4,95,000 तक उनका टीपीए पास होता रहा। जैसे 5 लाख क्रॉस किया, लिख के आ गया जी आपका जो है इंश्योरेंस है कैंसिल होता है, क्योंकि आपको तो शुगर है, यू आर डायबिटिक, आपको पैसे सारे जमा कराने पड़ेंगे, अब आप ठीक होते जा रहे हैं, पैसे लाइए। 6 दिन उन्होंने उस पेशेंट को बंदी बना के रखा, 6 दिन। मुझे किसी ने वीडियो भेजी, 2 बच्चियां थी छोटी छोटी, कि हमारे पापा को हॉस्पिटल वाले घर नहीं आने दे रहे, हमारे पापा नहीं आएंगे तो हम सुसाइड कर लेंगे। ये वीडियो मेरे पास आ गया कहीं से। तो हमारी ब्रांच है वेस्ट दिल्ली में, तिलक नगर में, सोनू जी को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सोनू जी आप जाइए इस हॉस्पिटल को, गई 2 बजे तक अगर उस बंदे को घर छोड़ आएगा तो धन्यवाद, नहीं तो 3 बजे हम आएंगे फिर, और हम बंदे को भी लेके जाएंगे और उसको भी नहीं बख्शेंगे, और इंश्योरेंस कंपनी को भी नहीं बख्शेंगे। उन्होंने हमें अंडर एस्टिमेट किया, नहीं छोड़ा उन्होंने, और हम गए 3 बजे। बड़ी मज़ेदार बात है कि वो नोडल ऑफिसर भी खड़े थे, हॉस्पिटल वाले भी खड़े थे, मैंने वीडियो बनाई, वहाँ से लाइव करी मैंने वीडियो, इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिया, सरेआम हॉस्पिटल का बोर्ड दिखाया। अब हॉस्पिटल वाले मुझे पॉलिटिकल प्रेशर डलवाने लगे, कभी एक का फ़ोन, कभी दूसरे का। मैंने कहा मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो आप, इसको फ़ोन करो ना जो जलालत कर रहा है। भाई पेशेंट को तो मैं लेके जा रहा हूँ, ये जो कर सकता है वो कर ले। मैंने पेशेंट को, भाई साहब को उठाया, उनके घर छोड़ दिया, और जैसे ही वो वायरल हुआ मेरा, 2-3 मिलियन तक पहुंचा रात में ही। इंश्योरेंस कंपनी वाले भी घर पहुंच गए, हॉस्पिटल वाले ने भी कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए है, इंश्योरेंस कंपनी ने उल्टा उनको पैसे दिए, उनके घर वालों को। मुझे हॉस्पिटल वाले का फ़ोन आ रहा है कि शंटी जी वीडियो हटा दीजिए, और हम अंडरस्टैंडिंग में। मैंने कहा क्यों, मैं दलाल हूँ क्या? बिल्कुल नहीं बख्शूंगा तेरे को देख के 10 हॉस्पिटल को और आनी चाहिए, अकल आनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, जलालत कर रहे हैं आप दिल्ली जैसे शहर में। तो ये हालात जो बने, इनकी मिक्सिंग से बने, सबकी मिक्सिंग है। आप देखो ना, लैब वालों ने क्या किया, 400 रुपये का टेस्ट 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, घर जाके कर रहे हैं 10,000 रुपये। एक के ऊपर भी केस रजिस्टर्ड हुआ, मुझे बताना जरा आप, क्यों नहीं गए जेल ये, और पकड़े कहाँ गए? जब हरिद्वार में कुंभ लगा, वहाँ नकली इन्होंने टेस्ट करे, 4 लैब वाले जेल उसमें गए, क्योंकि पंजाब के एक व्यक्ति को लगातार मैसेज आ रहे थे कि आपका कोविड पॉजिटिव आ गया है, आप हरिद्वार आए थे, कोविड आ गया फलाना। उन्होंने कहा जी हम तो हरिद्वार गए नहीं, हम तो। अच्छा। हाँ, और एक ही घर में 30 मैसेज आ चुके थे। हाँ। तो उन्होंने सूचना किसी को दी, उन्होंने यूपी गवर्नमेंट में बात करी, ये बात यूपी के सीएम साहब के पास पहुंची, योगी जी के पास। उन्होंने वहाँ इंक्वायरी बैठा दी। इंक्वायरी में निकला भाई साहब 5 लाख टेस्ट जाली दिखाए गए थे। 5 लाख टेस्ट, उसको मल्टीप्लाई कर देना हजारों में जरा, ये जलालत हुई है। शंटी जी, दिल्ली में तो आप हैं, इतने जागरूक हम हो पा रहे हैं, बट पूरे भारत में ऐसा होता होगा? ये तो अभी सिर्फ मेट्रो सिटी है, अगर हम गांव की बात करें, छोटे शहरों की बात करें, आम इंसान के लिए कोई है नहीं देखने वाला, जहाँ तक लगता है। छोटे शहरों में इतनी दिक्कत भी तो नहीं है जी। मैं अगर अब सही बोलूँ तो कोविड में जो डेथ रेट है, ये मैक्सिमम शहरों में है, मेहनत कश लोगों में नहीं था। ये एसी में बैठने वालों की बात है, जिनकी इम्यूनिटी पावर बड़ी कम थी। जो मेहनत कश लोग थे, हमारे मजदूर भाई थे,
जे क्लस्टर में रहने वाले, अब जो प्रवासी जा रहे थे बाहर, आपने देखे होंगे हम्म, हजार हजार किलोमीटर तक बेचारे पैदल भी गए हैं। एक बच्ची तो 1200 किलोमीटर साइकिल चला के चली गई थी। उनमें से तो कोई भी नहीं गया, क्योंकि मजबूत थे वो मेहनत से। उसमें भी कई लोगों ने अच्छे काम भी किए, कईयों ने जलालत करी, कईयों ने तो भगा दिया मजदूरों को, भाग जाओ काम नहीं है। लेकिन मैं भी बड़ा अच्छा लगा मुझे, कई चीजें ना, जो लोग अच्छा काम करें ना उसको प्रसारित जरूर करना चाहिए। एक बहुत अच्छे बिल्डर हैं यहाँ पे नोएडा में, मनोज गौड़ जी। मैं पीछे उनके स्कूल के फंक्शन में गया था, तो मुझे जो पता लगा, मैं हैरान रह गया वहाँ पे कि 4,000 मजदूरों को उन्होंने जाने नहीं दिया। 4,000 मजदूरों को उन्होंने कहा, आप नहीं जाएंगे अपने गाँव, आप यहीं रहेंगे, आपका रहने का, खाने का, पीने का, राशन का, बच्चों का सारा खर्चा हम देंगे। अच्छा। तो कितनी आशीष मिली होगी उनको, कितनी बरकत मिली होगी, उस घर में कितनी बरकत आई होगी। सोचो आप, जहाँ 4,000 मजदूर रह रहे हैं। अच्छे लोग भी तो थे ना जी उस समय, कईयों ने तो भगा दिया जी, जाओ जाओ कोई काम नहीं है, 2 दरवाजे बंद कर दिए। एक साल तो लोग घरों में बैठे ना जी। लॉकडाउन तो 1 साल लगभग चलता ही रहा, बिल्कुल। आता रहा, जाता रहा, आता रहा, जाता रहा। और बेचारे कहीं डर के मारे ऐसे गए कि आए नहीं वापस दिल्ली में। तो शहरों में ज्यादा है डेथ रेट, बीमारी का रेट, गांव में कम है। बट लूट तो होती होगी वहाँ इसलिए नहीं होती है कि वहाँ पहली बात तो लोगों के पास साधन इतने ज्यादा नहीं है, और बीमारियां भी इस प्रकार की थी जो हम गंदमंद खाते हैं। बिल्कुल। कैंसर ज्यादा शहरों में ही तो है और भाई, डर जो का माहौल जो है वो मेट्रो सिटीज में ज्यादा है। ज्यादा है। मोमोज कहाँ खा रहे हैं ज्यादा लोग? शहरों में। गांव वाले तो सादी रोटी, मक्की की रोटी, सरसों का साग, घी, मेहनत। हमारी एक पार्किंग गाजियाबाद में भी है आगे थोड़ा जाके, वहाँ डेथ रेट ही नहीं है। वहाँ डेथ रेट ही नहीं है। मतलब दिल्ली में तो हमारे पास आज भी 15 से 20 डेड बॉडी की पर डे एवरेज है हमारी एम्बुलेंसेस के पास, और वहाँ 15 दिन में एक कॉल नहीं आती। फर्क है ये, क्योंकि वहाँ का आबो हवा भी अच्छी है, पोल्यूशन भी नहीं है, लोगों के ऊपर इतनी टेंशन्स भी नहीं है, इतनी जिम्मेदारी भी नहीं है, इसीलिए वहाँ जाए लूट खसोट भी नहीं है। क्योंकि आदमी किसको लूटता है? जिसके पास पैसे होते हैं। डाका कहाँ पड़ता है? पैसे वाले के घर। शहरों में लोग पैसे वाले हैं तो लोग डाका भी डाल रहे हैं। वहाँ गरीब आदमी से क्या डाका डालेंगे कि किसान बेचारा जो एक भगवान के रूप में काम कर रहा है, अन्नदाता, उसके घर में क्या मिलेगा? उसको चावल गेहूं मिल जाएगा, और क्या मिलेगा? ट्रैक्टर मिल जाएगा एक, वो इतना धन तो मिलेगा नहीं। वो तो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं बेचारे। शड्डी जी, आपने जो काम किया, जो आपने बताया कि आपने इतनी डेड बॉडीज अपने आंखों के साथ, आपको डर नहीं लगा कभी? मैं एक्चुअली हैबिचुअल था। मैं 25 साल से ही कुछ देख रहा हूँ सारा। अब तो 30 साल हो गए। उस समय जब कोविड आया तो मुझे 25 साल हो चुके थे, और मैं बचपन से ही, जब से मैंने काम शुरू किया, हजारों लाशें, मतलब कोविड आने तक 50,000 लाशें मैं क्रीमेट कर चुका था। मैंने ऐसी ऐसी लाशें कोविड आने से पहले? हाँ, कोविड आने तक। अच्छा। अब तो 70,000 को पार कर गया। कोविड की हमने 4,266 क्रीमेट की थी। हमारे पास रिकॉर्ड है सबका। घर से शमशान जाना है, हॉस्पिटल से घर लाना है डेड बॉडी को, सब चीज़ें। और मैं तो खुद अपने हाथ से उठा, हजारों की तादाद में, रेलवे लाइन से उठाता हूँ मैं बॉडी जाके, जिसके पीस अलग अलग हो जाते हैं, वो भी उठानी पड़ती है। वो तब होता है काम जब हम भावना से करें। जैसे किसी के बुजुर्ग माता पिता की लेके जाते हैं हम, तो कई बस बंदे ही नहीं होते, 4 बंदे भी नहीं होते, तो हम तब उनको हाथ लगा सकते हैं अगर हमारी भावना हो, अंदर से शिद्दत से काम करें ना। मुझे लगता है ये माँ मेरी भी तो हो सकती है, फिर काम करने का मजा आता है। फिर सेवा से होता है, नहीं तो फिर प्रोफेशनल होता है। तो मेरा जुनून है, मैं कर रहा हूँ, बड़ी खुशी मिलती है मुझे करके। मैं जिस दिन पद्मश्री लेके आया था, सेम डे एक बॉडी पड़ी थी विवेक विहार अंडर ब्रिज के पास, कॉल आती है, मैं पूछता हूँ, रैप करता हूँ उसको, और उठाने लगा तो इतने में SHO साहब भी आ गए। लोकल पुलिस को इन्वॉल्व करना ही पड़ता है। तो मुझे SHO साहब कहने लगे, कहते शंटी जी अब तो आप पद्मश्री हो गए हैं, अब भी लाश उठा रहे हैं। मैंने कहा पद्मश्री की वजह से लाश नहीं उठा रहा हूँ, लाशें उठाने की वजह से पद्मश्री मिला है मुझे। ये मेरा कर्म है, ये मेरा जुनून है, ये मैं ख़त्म नहीं होने दूंगा, इसे कम नहीं होने दूंगा, और बढ़ाऊंगा इसके। बल्कि आने वाले समय में एक मिसाल कायम करूंगा मैं इसके ऊपर। क्यों ना लोगों को जन जन तक ये बात पहुँचाई जाए। मैं आज गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में, क्लबों में जाके बोलता हूँ,
कि भैया बस करो यार, बहुत पैसा लगा दिया आपने धार्मिक स्थलों पे इधर उधर। ठीक है, लगाओ, अच्छी चीज़ है, हमें खुशी होती है, लेकिन अब इन चीज़ों में जरूरी है। आप जैसे मंदिर गुरुद्वारे में पहले बिस्तर रखते थे ना, किसी घर में शादी है, थालियाँ रखते थे, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब आप कंसंट्रेटर रखिए, अब आप ऑक्सीजन के सिलेंडर रखिए, एम्बुलेंस बनाइए, वहाँ रखिए। इन चीज़ों की लोगों को जरूरत है आने वाले समय में। अब देखिए ना, कई लोगों ने गुरुद्वारे में डायलिसिस सेंटर खोल दिए। मैं परसों हैदराबाद में था, गुरु नानक हॉस्पिटल बनाया वहाँ पे, गुरु नानक चैरिटेबल ट्रस्ट। 40 मशीनें लगी हुई हैं डायलिसिस की, 200 रुपये में डायलिसिस, 200 रुपीज में सिर्फ। ये है असली पुण्य, ये है लंगर। जो गुरु नानक देव साहब का कंसेप्ट था कि जाति नहीं देखनी, बिरादरी नहीं देखनी, सेवा करनी है, वो यही तो था। उस समय की पुकार रोटी थी, लंगर। आज का लंगर ये भी तो लंगर है ना, जो हम शमशान घाट में किसी को लकड़ी नहीं मिल रही और मैं वहाँ लंगर दे रहा हूँ लकड़ी के रूप में, तो वो भी लंगर है। जिसका वो डायलिसिस नहीं हो रहा, उस बेचारे का डायलिसिस कर दिया, ये भी तो लंगर है। लंगर मीन्स दसवां हिस्सा कमाई का। गुरु नानक देव साहब ने कहा था, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन बोले कौन बंदे। सब एक ईश्वर ने पैदा किए हैं, कोई भला नहीं है, कोई मंदा नहीं है। सेवा करो उसकी, मानवता के नाते। तो मुझे लगता है ये लोगों में चेंज आ रहा है। कोई डायलिसिस सेंटर खोल रहा है, कोई ये जो डेली के टेस्ट होते हैं, कोई फिजियोथेरेपी खोल रहा है। अब इससे क्या है कि आम लोग जो बेचारे छोटा सा काम के लिए हॉस्पिटल जाते हैं ना, 500 रुपये 1000 रुपये फट से मांग लेते हैं, वो बचाव हो गया लोगों का। वो काम होना बहुत जरूरी है, वो लोगों में बदलाव आ रहा है। इतना काम किया सर आपने, सोशल इतना काम किया, कोविड के टाइम पे आपने इतना काम किया, बट जब चुनाव की बारी आई सर, लोगों ने वोट नहीं दिया। इसके पीछे क्या वजह मारेंगे कि पार्टी गलत आपने चुनी, या क्या वजह? आज हम जानना चाहेंगे सर, आपके दिल की बात क्या है सच्चाई सर। पार्टी की वजह से लगता है कि आम मुझे आदमी लगता है मेरी पार्टी। सेवा में कमी रहेगी, पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर मैं इतिहास उठा के देखता हूँ, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लोग भगवान की तरह मानते हैं, क्योंकि उन्होंने लाखों बच्चों को जीवन दिया है, करोड़ों लोगों को जीवन दिया है। जी। आपको मालूम है, चुनाव लड़े थे, हार गए थे, महाराष्ट्र से लड़े थे। इस एक देश के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, साउथ दिल्ली से चुनाव लड़े, हार गए थे। पढ़े लिखे लोगों में हरा दिया। फर्स्ट आईपीएस लेडी दिल्ली की किरण बेदी, इंडिया की फर्स्ट आईपीएस, कृष्णानगर से चुनाव लड़ी, हार गई। भगत सिंह जी के सके भाई कुलतार सिंह सहारनपुर से चुनाव लड़े, हार गए। तो मैं हार गया तो क्या हो गया? ये हारा नहीं हूँ मैं, 58,000 वोट लिए। मैं 58,000 लोगों का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन शिक्षा मिल गई एक कि बेटा तू सेवा में ठीक है, तो सेवा करता है। पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने। हो सकता है मैं अनफिट हूँ। एक चीज और देखने में मिली, बड़ी मजेदार बात, कि एक तो मुझे मेरे फॉलोअर बहुत ज्यादा है। वही तो सर अचंबा होता है कि इतने फॉलोअर्स, इतना मतलब कोई कितना काम कर रहा है ह्यूमैनिटी के लिए, और उसको लोग सपोर्ट नहीं करें तो सर 10 लाख तो मेरे फेसबुक पे है, 1.5-2 लाख मेरे इंस्टा पे होंगे। लेकिन जैसे मैं चुनाव की तरफ आया तो लोगों के बयान बदल गए। अच्छा, कि आपको सेवा ही करनी चाहिए, आपको तो चुनाव लड़ने नहीं चाहिए, आपको चुनाव की भूख है, ऐसे ऐसे कमेंट्स पढ़ने को मुझे मिलते थे। तो कई बार मुझे फील भी होता था। फिर मुझे एक बड़े अच्छे आदमी ने कहा था कि भैया जब ये ऐसे काम में उतरोगे ना, तो फिर आंखें खुली रखना, कान बंद रखना। ये बातें तो आपको सुननी ही पड़ेंगी, आपको जगह जगह से। लेकिन उससे भी बुरा मुझे तब लगा, मुझे अपने आप के ऊपर घिन भी आई इस बात में, कि मेरे सामने जो अपोनेंट खड़े थे, मेरे सामने जो जीते हैं मेरे से, उन्होंने खुले मंच पे बोला कि ये खालिस्तानी है। मेरे लिए बोला, आपको? मेरे लिए बोला। मेरे पास वीडियो है उसकी, मैंने उसकी कंप्लेंट भी की है, आरओ को कंप्लेंट की है मैंने, पुलिस में कंप्लेंट की है मैंने, और डेफेमेशन भी डाला है कोर्ट में मैंने। एक डेट भी हो चुकी है उसकी, कि मैं सेवा करता था तो शंटी ठीक है, लाशें उठा रहा है शंटी ठीक है, कोविड में काम किया शंटी ठीक है, जैसे ही शंटी इलेक्शन में खड़ा हुआ खालिस्तानी हो गया है। उन्होंने सरेआम बोला भी, मतलब इस चीज को देख के, मतलब ये चीज जो परमात्मा ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने दी है हमें, जब हम देश के लिए कुर्बानी देते हैं तो बहुत अच्छी है ये।
भगत सिंह बहुत अच्छा है, उधम सिंह बहुत अच्छा है, जो जनरल डायर को जाके मारता है उधर इंग्लैंड के अंदर। इलेक्शन में खड़े हो गए तो हम गलत हो गए, फिर हमारी सारी सेवा एक तरफ बेकार हो गई। फिर उन्होंने 2-3 अल्फाज जो बोले कि खालिस्तानी को वोट नहीं देनी है, नंबर 1। नंबर 2, पद्मश्री इनको हमारी हमारी वजह से मिला है। बट अच्छा। यस, व्हाई नॉट, ये बातें बोली गई, मेरे पास वीडियो है उसकी भाई। और यहाँ तक कहा गया कि जहाँ ये एम्बुलेंस से खड़ी करते हैं, इनकी हम जमीन खिंचवा देंगे सरकार से कह के। इसे अब क्या कहोगे आप? सर हम, मैं करूँ कल की खिंचवाते आज खिंचवा देना, मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। जनता देखेगी ना इस बात को, तो कि काम करने वाले व्यक्ति को आप बजाय उसको अप्रिशिएट करने के, चलो इलेक्शन है, हार जीत चलती रहती है, लेकिन आप गंदे बोल के बोल रहे हो किसी के लिए। मैंने तो नहीं बोला किसी के लिए, मुझे कई लोगों ने कहा, पार्टी ने भी कहा। मैंने कहा देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा, अपने लिए बोलूंगा। मेरा एक असूल है जिंदगी में, किसी की खींची हुई लकीर को मत मिटाओ, अपनी लकीर लंबी खींचो, और छोटी दिखेगी ना। ना पूरे चुनाव में ना पार्टी के खिलाफ बोला सामने वाले की, ना कैंडिडेट के खिलाफ बोला। और मुझे खुशी है कि मैं जिस कम्युनिटी से मैं आऊँ, मेरे तो वहाँ 1000 वोट नहीं है, 58,000 लोगों ने मुझे वोट दिया, मजाक नहीं है ये। दिल्ली के बहुत सारे कैंडिडेट, जैसे प्रवेश वर्मा जी हैं, वो तो 29,000 वोट ही मिली है उनको, जीत गए, मंत्री बन गए। केजरीवाल जी को 26,000 वोट मिली है, क्योंकि वो शहर में थोड़ी वोट भी कम है। संदीप दीक्षित जी को तो 4,000 वोट मिली है कुल। मुख्यमंत्री के बेटे 2 बार MP रहे हैं, आपके सामने है ना। तो मुझे अगर 58,000 लोगों ने दिए तो मेरे चाहने वाले तो बहुत है। लेकिन यहाँ भी एक बात बताओ, जैसे मैंने बताया मनमोहन सिंह जी साउथ एरिया में आ रहे, मेरे एरिया में 13 JJ क्लस्टर एरिया हैं, सब में जीता हुआ है। मैं हारा कहाँ? पॉश एरिया में, पढ़े लिखे लोगों में। उनको सब काम भूल गए उससे, उस समय उनको सिर्फ। बट ये भी तो हो सकता है सर कि जिस पार्टी के लिए आप खड़े थे वो पार्टी का कुछ इम्पैक्ट रहा हो लोगों के। सर आपको पार्टी दिख रही है, ये पीली पगड़ी नहीं दिख रही है, आपको कोविड नहीं दिख रहा है, आपको लाशें नहीं दिख रही हैं। अगर आपको पार्टी देख के वोट देनी है तो फिर इसकी किसी को काम करने की क्या जरूरत है? लहर होगी तो जीत जाएंगे, नहीं तो हार जाएंगे। ये तो आप तो आगे के लिए शिक्षा दे रहे हो बहुत बहुत बड़ी। जैसे मेरे मन में आ गया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और मुझे गलती की है, मुझे आगे भी नहीं लड़ूंगा चुनाव में। मेरे दिल में आ गया बात है कि जब कदर ही नहीं है किसी चीज़ की, सोचिए ना बात आपको। कोई घर में बच्चा काम अच्छा करता है, उसके सिर पे हाथ ही रख देवे ना, खुश हो जाता है वो। हम क्रिटिसाइज करेंगे तो उसको बड़ा फील होगा। आज मुझे जो भी मिलता है तो मैं तो आंख पढ़ लेता हूँ बंदे की, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, उनकी आंखों के अंदर दर्द होता है कि शंटी जी हमने तो आपको वोट दी थी, ये क्या हो गया एकदम। मैंने कहा नहीं, आपका दर्द बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं दी, ऐसे लोग भी तो है ना कि जो सिर्फ और सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स देखते हैं, वो बंदा नहीं देखते हैं, वो काम नहीं देखते हैं। अपने आप जब दूसरे बंदे से काम पड़ेगा, जब हाथ में नहीं आएगा बंदा, तो फिर हमारी तरफ भाग के आएंगे। लेकिन आप बिलीव करेंगे, मैं 8 फरवरी को चुनाव हारा हूँ, 9 फरवरी को मैंने 13 डेड बॉडी उठाई है। मैंने अपने चुनाव में बोल दिया था पहले कि जीतूंगा तो और काम करूंगा, हारूंगा तो और काम करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करूंगा, क्योंकि मेरा मिशन है ये। ना कोई वादा ना कोई नारा, सेवा ही है कर्म हमारा। परमात्मा ने सेवा बख्शी है, सेवा में रहूँगा। और कोविड के इस इलेक्शन के बाद मैं 30 पॉडकास्ट कर चुका हूँ और 10 स्टेट में घुमाया हूँ, मुझे बुलाते हैं लोग। तो आपका जो सवाल था कि आपको लड़ना चाहिए था नहीं था, ये इसका जवाब है कि मैंने टेस्ट भी ले लिया और एक्सपीरियंस होना चाहिए, खालिस्तानी भी कहलाया। मैं वो खालिस्तानी, यानी मैं और मेरा बेटा। हमें तो लोग, हमारी कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि तुम यार सरेआम कनॉट प्लेस में खड़ा हो गया मेरा बेटा जाके, से नो टू खालिस्तान का तख्ती लेके सरेआम। क्योंकि हमारी कौम ने कुर्बानियां दी हैं इस देश की आज़ादी के लिए। 80% फांसी किसने दी है? सिखों ने दी है। कूका सिख आपने सुना नहीं होगा, नामधारी बच्चे होते हैं, तोप के आगे खड़े हो गए थे, 11-11 साल के बच्चे, 8-8 साल के बच्चे। तो हमारे खून के अंदर जो हमारा मार्शल जिसे कहते हैं ना, वो है। जब खालिस्तान की बात की, मैं थोड़ा सा टॉपिक आपको खालिस्तान की तरफ लेना चाहूँगा। हमारे भारत झंडे का अपमान होता है कनाडा में, भद्दे भद्दे कमेंट्स करते हैं, पैरों तले हमारे झंडे को रौंदा जाता है, हमारे मिनिस्टर्स जाते हैं, उन पे अटैक्स होते हैं। हमारे जो भारतीय, जो सच्चे भारतीय हैं, वो वहाँ पे जो रहते हैं उनके खिलाफ नारेबाजी होती है।
ये इसको आप कैसे देखते हैं? आप तो चलिए कनाडा की बात करें या बाहरी देशों की बात करें, आवाज उठ रही है। अब तो भारत में आपने देखा होगा हिमाचल की बसों के ऊपर लिख दिया जाता है, फोटो चिपका दी जाती है। क्या हम फिर से वो होता हुआ देख रहे हैं जो हुआ था इंदिरा गांधी के समय में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब एजेंसीज के द्वारा कराया गया है। आप सोचते हैं कि भारत का रहने वाला को सिख कहेगा मुझे खालिस्तानी चाहिए, खालिस्तान चाहिए? आप एक नाम बताइए मुझे कोई कि उस बंदे ने कहा है कि मुझे खालिस्तान चाहिए। क्योंकि जितना सेफ सिख भारत के अंदर है, जितना संपन्न सिख भारत के अंदर है, जितनी इज्जत भारत के अंदर है, यहाँ राष्ट्रपति बन चुके, प्रधानमंत्री बन चुके, गृह मंत्री बन चुके, क्या नहीं बने यहाँ पे। जो मान सत्कार हमारे इस मिट्टी में है, जिस मिट्टी, जलियांवाले बाग में कौन मरे सारे, कौन शहीद हुए? सिख। काले पानी में कौन शहीद हुए? सिख। तो सिख, मैं नहीं समझता कि 500 किलोमीटर की कोई जगह लेके वो खालिस्तान, जिनको चाहिए वो बनाए अपनी खालिस्तान किसी और कंट्री में जाके। भारत का सिख नहीं कहेगा हमें खालिस्तान चाहिए। उसकी संपन्नता हमारे मुल्क में है, हमारे तिरंगे में, आज़ादी में है। जो हमारा जो ये प्यार है ना, जो ये तिरंगा, मुझे लगता है इसके अलावा सिख कहीं नहीं जा सकता है। हमारा कोई रोष है, हमारे अंदर हमारी कोई मांग है, तो हम सरकार से कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है। अगर बच्चा रोएगा तो माँ बाप को नहीं कहेगा क्या? हमारा फंडामेंटल राइट है बोलना कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लेकिन मैं ये बात कंडेम करता हूँ कि भारत का सिख खालिस्तान मांगता है। और आप जो 80 के दशक की बात करते हैं, उस समय भी आतंकवाद को बढ़ाना देने वाली सरकारें थी। याद कीजिए सरकार ने क्या किया था उस समय, किस प्रकार से आपस में जातिवाद को लड़ा दिया, मरवा दिया। पंजाब के अंदर क्या हालात बने थे। एक पूरी जनरेशन हमारी पंजाब की नौजवान बच्चों की उस कांग्रेस के टाइम में या तो मार दी गई इनकाउंटर करके, या वो बच्चे बाहर भाग गए। पूरी एक जनरेशन, एक जवानी गई है पंजाब में। कई माताओं की कोख सूनी हुई है, कई बहनें विधवा हुई हैं, कई बच्चे अनाथ हुए हैं। और बाद में जब चेंज आया, लोगों को समझ आया कि यार ये तो खुद ही मारे जा रहे हैं। जिस मिलिट्री को उन्होंने लगाया वहां पे, जिस पुलिस को वहां लगाया, भाई वहां का कोई रहने वाला तो खालिस्तान की मांग ही नहीं कर रहा था। अगर ऐसा होता तो सामने आता सबके किसी का। बताइए ना कितने खालिस्तानी सामने आए थे, कितने केस रजिस्टर्ड हुए खालिस्तानी के खिलाफ, हिंदुस्तानियों के नाम। कोई नाम बताइए मुझे, आप एक नाम बताइए, फिर मैं बताऊंगा, से जवाब दूंगा मैं। सर अगर नाम नहीं है, अगर वो लोग अभी भी तो फ्री घूमते हैं जिन्होंने हिमाचल की बसों में भिंडरावाला के फोटो लगाए, हमारे देश में वो खुलेआम घूमते हैं, आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में, क्या वो एक्शन लेने में सक्षम नहीं रही? लॉ एंड ऑर्डर पंजाब का आप देख रहे हैं, पुलिस वालों पे, पुलिस चौकियों पे हमले होने शुरू हो चुके हैं सर। आपने नाम लिया संत भिंडरावाला का, एक एफआईआर दिखा दो मुझे उनके खिलाफ, और कोई एक वीडियो ऐसी सुना दो जिसमें वो कह रहे हो कि हमें खालिस्तान चाहिए। नो, उन्होंने भी नहीं मांगा खालिस्तान, बिल्कुल नहीं। खालिस्तान उन्होंने मांगना होता फिर गोल्डन टेम्पल के अंदर क्यों बैठते वो, अकाल तख्त साहिब के अंदर। वो बहुत बड़ी गेम थी, बहुत बड़ी पॉलिसी थी। लेकिन सिख कौम ना खत्म हुई है ना खत्म होगी। हाँ, अगर सिखों के साथ कोई धोखा करता है, या अगर सिख कौम के साथ कोई मजलूम को मारता है, तो सिख उसको बर्दाश्त नहीं करता है कभी भी। भगत सिंह, उधम सिंह ने जलियांवाले बाग की मिट्टी को रख के कहा था हाथ में कि जिसने ये मिट्टी पे खून गिराया उसको बख्शेंगे नहीं। जहां बैठा है वहीं बैठे को मारेंगे, जहां से उसने ऑर्डर किया था वही मारा उधम सिंह को जाके, आपके सामने। अगर हरमंदर साहब के ऊपर अटैक हुआ तो रिएक्शन देख लिया ना थोड़े दिन बाद क्या हुआ। वो रिएक्शन होना लाजमी था, क्योंकि वो अटैक खालिस्तानियों पे नहीं हुआ था, वो हर सिख के दिल के अंदर हुआ था। समझ लीजिए आप, जान के लड़ाने के लिए हिंदू सिखों को, वहां पे तो हिंदू और सिखों की आपस में बेटियां बटी हुई हैं भाई। मेरी बेटी उनके घर में, उनकी बेटी मेरे घर में, ऐसे है। वहां तो हिंदू सिख का कोई चक्कर ही नहीं है।
चलती बसों से जान के हिंदुओं को उतार के गोलियों से भून दिया गया, टेरर दिखाने के लिए। किसने करवाया ऐसा? सरकारों ने कराया, एजेंसियों ने कराया। अब हिमाचल की बसों पे फोटोएं लगाना, झंडे लगाना, खालिस्तान जिंदाबाद लिख देना, ये क्या कर रहा है? कौन करा रहा है? एजेंसियां करा रही हैं। ISI जैसी एजेंसियां। पाकिस्तान चाहता ही यही है। हो सकता है कि उसमें हमारे यहाँ के लोग भी कुछ शामिल हों, बट ऐसा कोई सामने उभर के नाम नहीं आया अब तक। कोई ऐसा कोई कहे जी मैं ऐसा बब्बर शेरू की मैं बनाना चाहता हूँ, कोई नहीं आया ऐसा। ऐसा होगा तो रुकेगा भी नहीं वो, क्योंकि जो असली सिख है देश का, जिसको देश से प्यार है, जो व्यापारी है, उसकी इज्जत भारत की मिट्टी के साथ है, तिरंगे के साथ है, किसी और चीज के साथ नहीं है। अगर ऐसा है सर, तो आपने देखा होगा सदन में अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री ने भी एक बयान दिया जब कि अब जो ये आप सोच रहे हैं कि हम पंजाब को दोबारा उन हालातों में ले जाएं, तो बहुत गलत सोच रहे हैं। इसमें अमृतपाल सिंह एक नाम मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो जीत के आते हैं। आपने कहा कि लोगों ने आपके काम नहीं दिखे, बट उनको ये प्रिटेंड किया जाता है कि अगले भिंडरावाला हो सकते हैं, जैसे कि आप न्यूज़पेपर्स ये सब पढ़ते हैं, और जो सरकार है उस पे NSA भी हटाती है। तो क्या अमृतपाल सिंह जो चुनाव जीतते हैं, कहीं ना कहीं वहां पे जनता की गलती है, या आप सोचते हैं कि वो जो उनकी विचारधारा है वो ठीक है? डेमोक्रेसी है जी। इससे पहले भी अतिंदर पाल सिंह पटियाला जेल से जीते थे 3.25 लाख वोट से। देश के बहुत बड़े बड़े महारथी जेलों में से जीते हैं। बाहुबली भी जीते हैं। अगर मैं बात करूं अमृतपाल की, तो अमृतपाल की इस बात की लोगों ने वोट नहीं दिया कि खालिस्तान का नाम लिया उन्होंने, इस बात के लिए वोट दिया है कि उन्होंने एक प्रचार प्रसार जो सिक्खी का किया वहां पे, जो मैंने बात जज की है कि जो उन्होंने एक सिक्खी की लहर चलाई कि नौजवानों को नशा छोड़ के अमृत छकना चाहिए, ये बात लोगों को बड़ी पसंद आई वहां पे। हमारा जो मजहब है ना जी, हम आपस में कुछ भी करते रहे, लेकिन जब कौम के ऊपर बात आती है ना, अब जैसे गुरु ग्रंथ साहब की बात करें हम, हमारे सब कुछ गुरु ग्रंथ साहब है। श्री गुरु ग्रंथ साहब हमारे गुरुओं के गुरु हैं, मतलब हमारी जान है, जिंद जान है, हमारी शोभा श्री गुरु ग्रंथ साहब है। जब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पन्ने जले पंजाब के अंदर, समझ रहे मेरी बात को आप? जी। कितना लॉस खाना पड़ा अकाली दल को। लोगों को लगा इनकी सरकार थी, लोगों को लगा कि इनको रुकना चाहिए था, लोगों को लगा इनको पकड़ना चाहिए था। वो बदनामी आज तक वो हटा नहीं पाए। कुछ कलंक ऐसे होते हैं जो कभी हटते नहीं है, जैसे 1984 का कत्लेआम। वो क्या एक रात में हो गया था? वो क्या अचंचेत हो गया था? सब प्लान था वो। मुझे तो कहीं मीडिया पे बड़ी हंसी आती है जब वो कहते हैं 84 के दंगे के। अरे दंगा क्या? दंगा वो होता है जो दो पार्टी लड़ रही हो। अभी भी जब सज्जन कुमार को सजा हुई है, दिखावा ही हुआ है, देखा जाए तो ये भी कुदरती हो गया, नहीं तो मजे ले रहे हैं तो 40 साल से। उनसे पूछी ना, जिनकी औलादें बेचारे यतीम हो गए, बच्चे जिनकी बीवियां बेवा होने के बाद यतीम हो गई, जिनको नौकरियां तक नहीं मिली, धक्के खा रही हैं। वो 84 का जो कत्लेआम था, उसको लोग जब दंगा कहते हैं ना, मुझे दर्द होता है अंदर यहाँ पे। यार तुमने घरों से सोए पड़े बच्चों को निकाल के आपने उनके तेल डाल के, मिट्टी का टायर डाल के गले में जला दिया। वो दंगा है? दंगा होता है कि 100 इधर से आए, 100 इधर से आए, पत्थर मारे, कृपान मारी, उसे दंगा कह सकते हैं आप। ये कत्लेआम था ये। उसको किसी को भी बर्दाश्त नहीं करे। उसको सिख नहीं, हिंदुओं ने भी बर्दाश्त नहीं किया उसको। लेकिन अब चांस की बात देखिए, दिल कहाँ टूटता है इंसान का। जब 84 का कत्लेआम हुआ, जब कई हजार सिख मरे, आपको मालूम है उसके बाद तो कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? 2 सीटें बीजेपी की आई थी कुल। लोगों ने सारी वोट किसको दी? आपके सामने है। क्या इनाम दिया गया उनको? सोचिए बात को। सिर्फ 2 सीटें बीजेपी की आई थी 1984 में, 525 में से। कांग्रेस और ज्यादा उभर के आई। तो जो आपने बात अपनी प्रारंभ की खालिस्तान वाली, मैं उसे कंडेम करता हूं।
हमारे देश का कोई भी सिख सच्चे दिल से नहीं चाहेगा कि खालिस्तान बने। हमारी इज्जत हमारे तिरंगे से है। जी सर, और जिस तरीके से आपने नशे की बात की, नशा बहुत पंजाब में हमेशा नाम लिया जाता है, पिक्चर्स भी बनती हैं, उड़ता पंजाब गाने भी बनते हैं। तो इस नशे को आप कैसे देखते हैं? ड्रग्स इतना आम हो गया है, पंजाबी की बात नहीं सर, दिल्ली की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज होती हैं। पुलिस वाला क्रिमिनल को तो पहुंच सकता है, बट कहाँ आपको गांजा ड्रग्स मिल रहा है, यहाँ तक पुलिस वाले नहीं पहुंच पाते। ऐसा क्यों है सर? ये भी बाहर की एजेंसियों का तरीका है हमारे देश की नौजवान पीढ़ी को समाप्त करने का। जिस घर को तबाह करना है ना, उसके बच्चे को तबाह कर दो, नशा लगा दो। वो माँ का बाप का पैसा भी उजाड़ेगा, सामान भी बेचाएगा, काम भी नहीं करेगा, घर उजड़ गया, मकान भी बिक जाएगा। पंजाब का दुर्भाग्य कि पहले टेररिज्म के चक्कर में एक पीढ़ी चली गई, फिर नशा आ गया, बहुत नौजवान बच्चे गए, बच्चियां गई उसमें। और वो नशाखारी पंजाब तक सीमित नहीं है, हरियाणा, दिल्ली, आगे बढ़ता चला जा रहा है सब जगह। अलग अलग तरीके हैं उसके। कोई इंजेक्शन ले रहा है, आप चलिए ना, अभी मैं आपको दिल्ली के निगम बोध घाट के पास कोड़िया पुल के नीचे दिखाता हूँ। सरेआम वहाँ पे समैकिए बैठे हुए हैं, ज़्यादा नहीं, 200-300 तो बैठे होंगे, इंजेक्शन लेते हैं सामने सरेआम, वहीं पड़े हुए आराम से। 200-300 बता रहा हूँ मैं आपको, चलिए अभी दिखा देते हैं आपको, अभी वीडियो बना के दिखा देते हैं आपको। तो ये चाहती हैं बाहर की एजेंसियां। और पंजाब का दुर्भाग्य, पहली पीढ़ी चली गई टेररिज्म में, दूसरी नशे में लग गई, फिर जो बाहर जाने का एक चलन चला कबूतरबाजी वाला कि चलो जी वहाँ आपको बहुत अच्छा काम करा देंगे, ये वो, ये आज से नहीं चल रहा, वहाँ 20 साल से चल रहा है। ये तो मुझे खुशी है इस बात की कि अभी 1-1.5-2 महीने में जो एक्शन हुए हैं कि जो कबूतरबाजी कर रहे हैं और नशे बेच रहे हैं, घर तोड़ दो उनके, ठीक है, क्यों ना तोड़ो। एक घर तोड़ने से अगर 100 घर बचते हैं। और मुझे एक बात और अच्छी लगी वहाँ जो इन्होंने बोला है कि जो समैक ले रहे हैं या नशे ले रहे हैं, उनको हम एज ए पेशेंट देखेंगे, क्योंकि उनको वो बीमारी लगाई गई है। वो उनके पास तो पैसे भी नहीं थे खरीदने के, इतनी महंगी हेरोइन कौन खरीदेगा, नहीं तो फ्री पिलाते हैं पहले शुरू में वो, फिर उनको चस्का लग जाता है, फिर घर का सामान बेचते हैं। तो 3 दौर तो ये हो गए जी, पहला आतंकवाद का, टेररिज्म का, दूसरा आ गया आपका नशे का, तीसरा आ गया कि विदेश जाने शुरू हो गए बच्चे, 50-60 लाख रुपया खर्च के वो तो बाहर जाएंगे जी, यहाँ सब कुछ छोड़ के चले गए, अपना घर बार तबाह कर दिया उन्होंने सब कुछ। कहीं बहुत कम बच्चे सेट होते हैं बाहर जाके, जो पढ़े लिखे हैं वो तो हो जाते हैं। उसके बाद अब जो सबसे खतरनाक एक चीज और आ गई पंजाब के अंदर, धर्मांतरण। अभी कल एक पास्टर को, आपको पता, उम्र कैद की सजा हुई है जी। अब इसमें भी कमाल की बात है, जो असली पास्टर है, जो असली फादर है, जो पादरी हैं चर्च के, वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, उनकी चर्चों से कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। ये भी रिसर्च आ गई है। ये जो नकली पैदा किए गए हैं यहाँ पे, मैं तो हैरान हूँ, मुझे तो शर्म आती है कि पगड़ी पहन के और केसाधारी अपने आप को दिखा के, और वो सिख होने के बाद अपने आप को फादर कह रहे हैं, गले में क्रॉस टांगा हुआ है। अरे यार, कितनी मुश्किल के साथ ये पगड़ी मिली है, कुर्बानियों के बाद 4 साहिबजादे, अपने पिता, अपने आप को जिन्होंने कुर्बान कर दिया, 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ तभी गोविंद सिंह नाम का हूँ, और आपने यार उनकी कुर्बानियों को तहस नहस करके रख दिया चंद चीजों की खातिर। चावल दे देंगे जी, पैसे दे देंगे जी, दुकान खोल देंगे जी, लोन ले देंगे जी, स्कूटर दे देंगे जी, इसी चीज में बेच दिया आपने सब कुछ। एक तरफ 23 साल का बच्चा भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए फांसी पे चढ़ता है, और आप चावल के लिए अपनी सिक्की को कुर्बान कर देंगे। यार लानत है आपके ऊपर। अब कल जो पकड़ा गया है पास्टर, यही कुछ हो रहा है वहाँ पे। आप देखते होंगे एक वीडियो आती है, वो लड़कियां ऐसे ऐसे कर रही हैं, टच करते हैं, और वो हाथ लगाते हैं, वो ठीक हो जाती हैं। कैंसर के पेशेंट को हाथ लगा, ठीक हो गया, उसने दवाई खानी बंद कर दी, उसको मर जाते हैं बाद में। वो ये तो हत्याएं कर रहे हैं उल्टा, और छोटी छोटी बच्चियों की आबरू से खेल रहे हैं वहाँ पे इसके नाम पे। तो ये 4 पहलू ऐसे हैं, और मुझे उम्मीद है जिस तरीके से अब काम शुरू हुआ है, मैं श्योरिटी से तो नहीं कह सकता, लेकिन अब जिस तरीके से इन्होंने 1 महीने में, 1.5 महीने में काम शुरू हुआ है, कि जैसे एक पादरी साहब चले गए अंदर, अब
ऐसे कई पकड़े जाएंगे। किसने शुरू किया काम सर? सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं, ये हुआ क्या बता देता हूं आपको। जो असली पादरी हैं, जो असली फादर है, जो असली चर्च वाले, उन्होंने कंप्लेंटें की हैं कि ये तो हमारी बदनामी कर रहे हैं। सरकार ने एक्शन लिया है उसमें, पंजाब गवर्नमेंट ने एक्शन लिया उसमें। फिर आगे सरकार का काम तो एफआईआर करना है ना, फिर तो कोर्ट ही भेजेगा ना, उसको जेल भेजना है या फांसी देनी है, उम्र कैद देनी है। अब पुलिस केस ही रजिस्टर नहीं करेगी तो कैसे होगा? डरेंगे, अगर पुलिस डर गई कि ये तो पास्टर है यार, इसके खिलाफ केस रजिस्टर करेंगे तो क्रिश्चियन के खिलाफ हो जाए, लेकिन उन्होंने करे केस रजिस्टर और उसको उम्र कैद हो गई। अब ऐसा जब हुआ है तो बाकी पादरी भी डरेंगे ऐसा काम करते हुए। इसी प्रकार जो नशे वालों को पकड़ा गया है, इनकाउंटर में हुआ है वहां पे, एक नहीं 6-7 इनकाउंटर मैंने देखे पिछले 1 महीने के अंदर, और जो घर तोड़े गए हैं उनके, इससे क्या होगा कि नशा बेचने वाले, नशे की सप्लाई करने वाले, ड्रग्स को बच्चों तक पहुंचाने का जो काम करते थे, उसमें काफी अंकुश लगेगा। मुझे लगता है इसका फायदा होना चाहिए। देश के लिए भी अच्छा है, पंजाब के लिए भी। पंजाब के लिए इसलिए अच्छा है कि हमारा पंजाब जाना जाता था भंगड़े के लिए, लस्सी के लिए, मक्की की रोटी, सरसों साग, लेकिन ये एजेंसियों ने उसको बदनाम करने की कोशिश की है, बहुत ज्यादा बदनाम करने की कोशिश की है। अभी भी लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के, बहुत अच्छे हैं, बता दूं मैं आपको। आप किसी रास्ता पूछ लेंगे वो छोड़ने चला जाएगा आपको, पंजाब का लोग तो। आप किसी इतना पूछ लीजिए सर फलाना पिंड कहाँ पे है, वो कहेगा मेरे स्कूटर के पीछे बैठो, मैं छोड़ के आता हूँ। और गलती से आप लेट से रहोगे तो अपने घर में रोक लेते हैं, रात को रोटी भी खिलाते हैं, जाते जाते पिन्नियाँ भी दे देंगे, खा लेना आप। ये कल्चर है पंजाब का सर। और वहाँ तो कहीं आपस में हिंदू सिख लड़े नहीं आज तक नहीं लड़े। वो जो भय पैदा किया कि बस रोको और मार दो, ये वो सिखों ने नहीं मारा है भाई, वो आतंकवादी ने मारा। आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती, आतंकवादी की कोई बिरादरी थोड़ा होती है। एक चोर पकड़ा गया, वो चोर हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, तो चोर की जाति थोड़ा है वो, तो उसकी डेजिग्नेशन चोर है। तो सर आपने एजेंसीज की बात की, मतलब भारी जो देश हैं जैसे कि जो हमारा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सर हमारा भी तो फेलियर है कि हम नहीं रोक पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि हमारी सरकार भी, हमारा ध्यान ही इस तरफ नहीं है ज्यादा, हम सिर्फ दिखाने में लगे कि हम 5वीं बड़ी जीडीपी बन गई हैं, हम इतने तरक्की कर रहे हैं, बट ग्राउंड रियलिटी सर तो ये कहती है ना कि अभी भी बहुत आसानी से ड्रग्स जो है वो बॉर्डर के पार हो जाते हैं। इसमें क्या दो राय क्या है? आप ड्रग्स की बात करते हैं, जब आरडीएक्स आ सकता है, वही पुलवामा में हमारे जवान शहीद हो सकते हैं। हाँ। आज भी लोग उस बात को कहते हैं ना जी, कि पता ही नहीं लगा हम कहाँ खड़े हैं। आज इतने सीसीटीवी हैं, सैटेलाइट चैनल है, फिर भी लोग नशा लेके आ रहे हैं, फिर भी आरडीएक्स लेके आ रहे हैं, फिर भी वेपन लेके आ रहे हैं। सोचिए बात को आप, जब ये चीजें आ सकती है तो कुछ भी आ सकता है फिर तो बाहर से। उसके ऊपर तो अंकुश लगाना चाहिए हमें। तो सारे लोग कहते हैं ना, जिसको इस बात को आप कैसे रोक लेंगे आप? आज कोई भी सरकार है, मैं कहता हूँ हरियाणा की हो, दिल्ली की हो, पंजाब की हो, नशा बिक रहा है अगर, तो सीधा ब्लेम तो सरकार पे आएगा ना। लेकिन सरकार जो है, चाहे वो देश की हो चाहे वो स्टेट की हो, मुझे नहीं लगता वो हर तरीके से अंकुश लगा सके, क्योंकि काम करने वालों के पास जरिए बहुत हैं। वो पुलिस को इन्वॉल्व कर लेते हैं बीच में। अब पीछे मुझे याद है, जब पीछे आज 4 साल पहले की बात है, पुलिस की गाड़ियों के अंदर ही उधर से वेपन आ रहे थे सप्लाई होके, उन्होंने पुलिस को परचेज कर लिया। वो भी इंसान है भाई, आपके सामने ही है ना जी। भाई फर्क क्या है? गरीब आदमी पकड़ा गया चोर है, बड़ा पकड़ा गया गलती है। समझ रहे ना? अभी इलेक्शन में एक नेता की कार से 5 लाख रुपए मिला था, एफआईआर हो गई। जज साहब के घर से अभी 80 करोड़ रुपए निकला, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, जांच बैठ रही है, मलबा भी साफ कर दिया गया। तो गरीब आदमी कहाँ स्टैंड करेगा? गरीब आदमी की गलती गलती है, अमीर आदमी की गलती है, एहसास भी नहीं है वो तो। लेकिन मैं तो एक बात जानता हूँ, चाहे वो स्टेट का हो चाहे देश का हो, मैं हूं चाहे कोई भी हो, जिस काम करने से देश की बदनामी हो रही है उसको नहीं बख्शना चाहिए। और कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो मर्यादा की पोस्ट है। डॉक्टर है जैसे, उसको लोग कितनी इज्जत से देखते हैं, और डॉक्टर ही जहर के इंजेक्शन देगा तो फिर क्या हालत होगी। जैसे किडनी का रैकेट पकड़ा गया था पीछे अपोलो हॉस्पिटल में, याद होगा आपको जी। इसी प्रकार जब कोई जज ही पकड़ा जाएगा
जिनके बाहर हम ऐसे करके खड़े होते हैं जाके, माय लॉर्ड, ये वो, मुझे लगता है ये बहुत एक चोट पहुंची है गरिमा को। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जितने वहां पे वकील हैं उन्होंने भी साफ कह दिया कि इनको यहाँ मत भेजना यहाँ पे। तो ये कितनी गरिमा कम हुई है, सोचिए ना। एक सफेद कपड़े पहन के नेता कोई गलती करता है तो फट लोग उसके ऊपर अंकुश लगा देते हैं, दाग लग जाता है क्योंकि कपड़े सफेद है। आपका कोट ही काला है तो काले को काला कैसे कर देंगे हम? तो डॉक्टर जो है, जिसको हम खुदा मानते हैं, अगर वो गलती करता है तो हमारे दिल में इज्जत तो कम हो जाती है ना। कोविड में मैंने बताया ना, हमारी इज्जत कम हुई है हॉस्पिटलों की। ये मेरा कहना है। सर एक सवाल आपसे पूछूंगा, अभी ये बात करते करते ये सवाल मेरे जहन में आया कि इज्जत कम हो जाती है जब दाग लग जाता है। चीफ दोबारा बोलिए। मतलब ये जैसे आपने बोला कि दाग लग जाता है तो इज्जत कम हो जाती है, वो हमारे जज हैं जिनको हम सब देखते हैं कि ये जजमेंट हमको देंगे, एक हमारी होप होती है अगर किसी पोस्ट पे, पुलिस वाले पे। यहीं पे एक दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जिन पे ये लगता है कि लीकर स्कैम हुआ और वो जेल में समय बिता के आते हैं, तो सर क्या वहां पे दाग नहीं लगा? बिल्कुल दाग भी लगा, उसकी वजह से वोटों पे दाग भी लगा। लेकिन सवाल यहां पैदा होता है कि जिस व्यक्ति को हम जेल भेज रहे हैं उसको मुलजिम साबित क्यों नहीं कर पाए हम? इतने महीने जेल के अंदर, साल ही लगते, साल ही लगता है जेल के अंदर। अगर वो मुलजिम थे तो बेल कैसे हो गई? फिर बेल कैसे हो गई? और इनकी बेल हो गई तो कईयों को फील भी हुआ, लेकिन बलात्कारी के बाबा राम ने इनकी बेल हो जाती है, वहां को बोलता ही नहीं है। वो पैरोल पे भी घूम गया मजे से, चलती है भी उसकी। भाई अगर इन्होंने गलती की, इनको जेल हुई, लेकिन जब गलती साबित नहीं हुई तो बेल हो गई और उसका हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे केजरीवाल जी हैं, कोई भी नेता है, अगर वो गलती करता है तो पब्लिश हो जाती है। लोग ना कानों के बड़े कच्चे होते हैं, मैं भी हूं, आप भी है, कोई भी है, जैसे सुनते हैं वैसे ही है। तो वो चर्चा में ज्यादा आ जाता है मामला, वही काम बाद में हो रहा है, कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन चूंकि उस बंदे ने किया है और एक नामचीन आदमी है, भाई एक आम व्यक्ति कार की टक्कर मार के चला गया, 2 बंदे घायल हो गए, कुछ नहीं होगा, छोटा सा रोड एक्सीडेंट होगा और इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम मिल जाएगा। वही कार को कोई नेता चला रहा होगा या अभिनेता चला रहा होगा, फिर क्या होगा? सोचिए ना। अब मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एक देश में 2 कानून बताता हूं कैसे होते हैं। 1984 के कत्लेआम के 40 साल वाला जगदीश टाइटलर बाहर घूम रहा है, सज्जन कुमार अब गया जेल में, सलमान खान ने हिरण वाला जेल चला गया। इसी देश का तो कानून था, एक हिरण मारने में जेल चला गया। वो कार चढ़ा दी थी, 5 साल की सजा हुई थी, याद है? सलमान खान की कार के नीचे लोग आ गए थे। जो नामचीन लोग होते हैं उनकी चर्चा ज्यादा हो जाती है, बाद में सब कुछ भूल जाते हैं एक बार, लेकिन एक बार तो नुकसान होता है। तो आपको लगता है केजरीवाल जी क्लीन चिट से आएंगे बाहर? अभी तक तो अगर बेल दिया उन्होंने तो कोर्ट ने दिया ना, ये बेल तो कोर्ट ने दी है ना। बट कोर्ट ने बहुत कंडीशंस भी तो लगा दी है। कंडीशन तो सब पे लगती है। मैं समझता हूँ पार्लियामेंट के अंदर 250 लोग तो ऐसे होंगे कम से कम, इनको कोई ना कोई किसी ना किसी केस में बेल मिली होगी। अगर बेलेबल होगा ही नहीं कोई केस, तो ये दिल्ली के जो स्पीकर साहब थे अभी, इनके ऊपर डकैती का केस था और 6 साल की सजा हुई थी इनको, लेकिन बेल हो गई थी। किसी के घर के अंदर घुसने का केस था, डे ऑफ द इलेक्शन ये किसी के घर में घुसे थे कि उन्होंने शराब पकड़वाई थी, उसने उल्टा केस कर दिया कि मेरे घर में घुसे कैसे, केस बन गया डकैती का। बाद में क्या हुआ, 6 साल की कैद हुई, बाद में फिर रजामंदी से क्रैश हो गया केस। लेकिन उस समय चर्चा में आ गया, अखबारों में बड़ा बड़ा आ गया कि स्पीकर साहब को 6 साल की सजा दी गई। लेकिन जो लोग नामचीन होते हैं ना, उनके ऊपर दाग लगते हैं, चर्चा में आते हैं। ठीक है सर, आगे अगला सवाल ले लेते हैं। आपने एनजीओज के बारे में बात की, आपने एनजीओज चला रहे हैं, उसके बाद एक सीएसआर फंड आता है, उनको मिलता है, तो उससे क्या फायदा होता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भारत सरकार ने एक फंड पाया उन लोगों को जिनकी
200, 300, 400 करोड़ की आमदन है, वो प्राइवेट फर्म भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट की फर्म भी है उसमें, जैसे अच्छा। इंडियन ऑयल है, हम्म, भारत पेट्रोलियम है, बड़ी बड़ी कंपनी की टर्नओवर बहुत ज्यादा है। तो अपने प्रॉफिट में से उस पैसे को चैरिटी में लगाएंगे ताकि देश में भला हो। वो जो भी कुछ समाज का काम कर रहे हैं रजिस्टर्ड संस्था होनी चाहिए, कुछ क्लॉज है उसमें, और वो संस्था CSR में रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, इसकी असलियत कुछ और है। मैंने इस पर रिसर्च करी। जैसे हम भी NGO चलाते हैं, हमने आज तक कोई सरकार से फंड नहीं लिया, ना भारत सरकार से ना दिल्ली सरकार से। तो मुझे लगा यार कुछ कंपनियों से हम भी मांग सकते हैं CSR का फंड। जिससे भी बात की उसने कहा जी 1 करोड़ अगर देंगे तो 50 लाख आपको वापस देना पड़ेगा। अच्छा। हाँ जी, जिससे भी बात करी तो मैंने कहा जी हम क्यों वापस, कहाँ से दे देंगे हम, व्हाइट लेके ब्लैक कैसे दे देंगे, व्हाइट लेके ब्लैक कैसे दे देंगे वापस। लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो पता लगा जितनी बड़ी कंपनियां हैं इन सब ने अपने ट्रस्ट बनाए हुए हैं। अच्छा। हाँ, अपने ट्रस्ट, अपने मंदिर, अपनी NGO, अपने स्कूल, अपने यतीम खाने अपने सब खोल दिए, अपनी संस्था को दे देते हैं। सरकार का घर पूरा करने के लिए काम हो रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से समय लेके गया था, उनको भी एक लेटर लेके आया इस बात का कि इसके ऊपर कुछ किया जाए कि अगर उनकी कोई ट्रस्ट बना है तो कंपनी का प्रॉफिट जहां से आ रहा है अगर उसमें जो लोग डायरेक्टर हैं वो उस NGO में या ट्रस्ट में नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो ये फिर क्राइम है, फिर तो बहुत बड़ा क्राइम है ये। जो पैसा अच्छी जगह जाना चाहिए था, जनता के लिए जाना चाहिए था, चैरिटेबल में जाना चाहिए था, वो अपनी फर्म में लेके जा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि उसका सही यूज नहीं हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग नहीं हो रहा है। बहुत कम लोग हैं ऐसे 10-5% जो जेन्युइन तरीके से अपना CSR निकालते होंगे, बाकी अपना पैसा अपने घर में रख रहे हैं। अच्छा इसकी नॉलेज नहीं है लोगों को। आउट ऑफ क्यूरोसिटी एक और क्वेश्चन मैं जाते जाते आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। अगर शंटी जी बीजेपी की तरफ से लड़ते और चुनाव जीत जाते तो क्या शंटी जी तब भी सोचते कि पॉलिटिक्स में नहीं आना, या तब कुछ सोच और होती? नहीं, मेरी सोच ये कहती है कि मैं जीत के भी सेवा करता। मैं पहले 3 बार जीता हूँ, मैं 2 बार काउंसलर रहा हूँ, 1 बार MLA रहा हूँ। मैंने अपने नाम के आगे कभी विधायक नहीं लिखा था, निगम पार्षद नहीं लिखा था, मैं नगर सेवक ही लिखता था। आज भी मेरे एरिया में बोर्ड लगे हुए नगर सेवक के। करवाता तो देखो ईश्वर है, कुछ ना इसमें कुछ भला होगा। अगर मैं लड़ा और हार गया, मैं छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। शीला दीक्षित जी पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ी, MP का, हार गई, बाद में दिल्ली की CM बन गई। आतिशी जी पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ी, MP का, हार गई, CM बन गई। मनमोहन सिंह जी चुनाव लड़े, हार गए, PM बन गए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यानी ईश्वर कुछ और सोचता है, हम कुछ और सोचते हैं, समझिए बात आप। अगर थोड़े दिन पहले प्रवेश वर्मा जी की टिकट कटी थी तो आज वो मिनिस्टर बन गए। तो ये समय के बाद हमें उससे बड़ा बुरा लगता है। अगर 2020 की बात करें तो मेरी टिकट पक्की थी, चूंकि मैं अकाली कोटे से था, बीजेपी अकाली अलायंस था। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके टिकटों का डिक्लेरेशन होना था, CII के चक्कर में अकाली और बीजेपी टूट गया। हमारी टिकट कट गई और बीजेपी को मिल गई। बड़ा फील हुआ यार, हमने तो बड़ी तैयारी करी हुई थी, 1 साल से तैयारी कर रहे थे, ये है वो है। लेकिन ये नहीं पता था कि उसी साल कोविड आ जाना है और 21 में पद्माश्री मिल जाना है। समझिए कितना फर्क है। तो विधायक आज है कल नहीं है, MP आज है कल नहीं है, लेकिन पद्माश्री जब से मुल्क आजाद हुआ 3300 लोगों को मिला, 300 भी जिंदा नहीं है, 3000 तो जा चुके हैं, 200 भी जिंदा नहीं होंगे, मैं दावे से कहता हूँ। और इतना मान इज्जत परमात्मा ने दिया है, तो हो सकता है इसमें भी कोई भला होगा। मैं चुनाव लड़ा हूँ, मैं कहता हूँ कि जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। 58,000 लोगों ने मुझे वोट दिया है, मैं जीता हुआ हूँ। मैंने मन जीते जग जीत, हमारी गुरबाणी में लिखा है, जिसने दिल को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। तो मैंने दिलों को जीता हुआ है, लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है। आधी रात को भी मुझे फ़ोन करते हैं, मैं उठाता हूँ, मिस कॉल का भी जवाब देता हूँ। मैं ड्राइवर की भी वेट नहीं करता, मैं खुद चला जाता हूँ। जब तक जिंदा हूँ देश के लिए काम करूँगा, मानवता के लिए काम करूँगा, और किसी भी एक नेता का पिछलग्गू बन के मैं काम नहीं कर सकता हूँ। जो देश के लिए अच्छा काम करेगा
मैं उसकी तारीफ करूंगा और डट के काम करूंगा। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं जी, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। अगर अच्छा नहीं कर रहे होते तो मेरे मुंह से भी कोई बात निकल सकती थी। अगर अच्छा आज कर रहे हैं तो लोग 1 बार 2 बार 3 बार आना मजाक नहीं है, ऐसे आना बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। तो अगर मौका मिले शंटी जी को बीजेपी में जाने का, जाएंगे? मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर बीजेपी जाके किसी पार्टी में जाके करूंगा क्या मैं? अब मैं इस उम्र में जाके नारे लगाने से तो रहा, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये सेवा कर सकता हूँ। हाँ, मेरी कहीं सेवा पे ड्यूटी के लगाएंगे, किसी भी सेवा पे लगाएंगे, भी आपको यहाँ नॉमिनेट करते हैं, आप एक काम करिए। जैसे मुझे पीछे 3 साल मुझे NHRC के डिफेंडर्स NGO में लगाया गया, तो मैंने वहाँ 2-3 बिल ऐसे पास करा दिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया डेड बॉडी वाला, और एक मैंने और कराया है कि पूरे देश में किसी भी शमशान घाट में कोई डेड बॉडी आती है, पैसे नहीं है तो फ्री करना पड़ेगा उनको। अच्छा, यस, ये रूल पास हो चुका है। हर DM हर SDM के पास कॉपी जा चुकी है, हर चीफ सेक्रेटरी के पास जा चुकी है, मेरे पास कॉपी है उसकी। इसका प्रचार प्रसार नहीं है, आपको किसी शमशान घाट में बोर्ड नहीं दिखेगा उसका, हमारे वाले पे दिखेगा, सिमोपुरी शमशान घाट पे। कोई भी आए फ्री में लकड़ी लाए, लकड़ी का लंगर है यहाँ। भाई कोविड के बाद हमारे देश में जो हुआ, जो उसमें बुराई हुई, संभले नहीं, बात अलग है, लेकिन सबसे पहले वैक्सीन भी तो हमारे देश में आया ना, उसकी तो सब तारीफ करते ही है ना, हम भी करते हैं तारीफ उस पर। मैं बहुत जगह घूमा हूँ कोविड के बाद, मैं कोटा भी गया, मुझे लोग बुलाते हैं लेक्चर वगैरह के लिए, तो मैंने वहाँ सब मैं पूछता हूँ पहले जाके कि आपके यहाँ नेता ने काम किया कि नहीं किया। भाई गॉड, मैं जाते ही पूछता हूँ कि आपके चुने हुए नुमाइंदों ने काम किया कि नहीं किया। जवाब आमतौर पे क्या मिलता है सर? हाँ, अच्छा, कईयों को अच्छा भी मिलता है। ओम बिरला जी ने जैसे किया तो लोगों ने कहा जी किया है इन्होंने काम। कई जगह लोगों ने कहा जी फोन ही नहीं उठाते हैं। तो एक नेताजी थे उत्तर प्रदेश के, मैं उनके एरिया में भी गया, मैंने कहा जी उन्होंने कुछ कोविड में काम किया? कह रहा जी वो तो हमारा फ़ोन ही नहीं उठाते, अब कैसे वोट मांगने आएंगे वो। चाहे वो नेता है चाहे अफसर है, अगर वो काम नहीं करेगा ड्यूटी पर रह के। मेरे को याद आता है कि मेरे एरिया में संजीव जी थे, DM थे हमारे साथ शादरा में, आजकल शायद वो दिल्ली गवर्नमेंट में, बहुत काम किया उन्होंने। सबसे ज़्यादा उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बनाए, हमारे साथ डेड बॉडियाँ उठाने के लिए मुझे लगा दिया उन्होंने कि GTV की सारी बॉडी आप उठाओगे, और खुद मॉनिटर करते थे वो। खुद को कोविड हो गया था उनको भी, मेरे को याद है, पहले कोविड की बात है। मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूँ पीठ पीछे उनकी कि उन्होंने काम करा, दिखा मुझे भी उन्होंने काम किया है। इसी प्रकार काम छुपता नहीं है। अब जैसे शहीद भगत सिंह सेवा दल ने या शंटी ने काम किया, तो आज वैक्सीन वार फिल्म आई है एक, विवेक अग्निहोत्री की, 6 शॉट मैंने डाले हुए उसमें उन्होंने। महेश भट्ट जी ने भी शो बनाया एक, पहचान, मेरा शो है उसमें 1 घंटे का। अमिताभ बच्चन जी ने मेरा इंटरव्यू डाला है। तो ये क्योंकि वो छुप नहीं रहा जो चीज़ है। जब भी 200 साल तक कोविड का नाम आएगा, क्रिमेशन का नाम आएगा, तो शहीद भगत सिंह सेवा दल का नाम अपने आप आ जाएगा, निश्चित है। क्योंकि उस समय वो चंद लोग थे जो निकल के आए सामने, परमात्मा ने मौका दिया सेवा का, हमने करा। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है कि सर जब आपकी कहानियां सुनते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं उस टाइम पे। बट तो मेरे को लगता है कि आपने शंटी जी को सुना होगा, और जो विचार इन्होंने आज हमारे साथ शेयर किए हैं, आप लोग के पास कोई सवाल हो जो आप पूछना चाहते हैं, वो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम सर के पास जाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि सर से उसका जवाब लें। आपको कैसा लगा ये रॉ पॉडकास्ट, बताते रहिएगा और देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद सर। जय हिंद, भारत माता की जय।